खेल हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। खेल के दौरान शरीर के विभिन्न अंगों में गतिविधियां होती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा शरीर मांसपेशियों, तंतुओं और हड्डियों द्वारा बना है। खेल के दौरान हमारी परफॉर्मेंस मांसपेशियों की ताकत, उसके लचीलेपन और हड्डियों की मजबूती पर निर्भर करती है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि खिलाड़ियों का प्रदर्शन पूरी तरह हड्डियों और मांसपेशियों की ताकत पर निर्भर करता है। जब शरीर खेल की विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त होता है, तो चोटिल होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। जाहिर है, चोटिल अवस्था से उभरने के लिए इलाज जरूरी है। स्पोर्ट्स मेडिसिन यानी खेल चिकित्सा की अगर हमें जानकारी है, तो हम कम समय में और बड़ी आसानी से दोबारा पूरे जोश और दमखम के साथ खेल के मैदान में हम वापस आ सकते हैं। इसीलिए स्पोर्ट्स मेडिसिन की जानकारी हासिल करना बेहद जरूरी है। क्रिकेट का बैट घुमाने में कभी मांसपेशियां खिंच जाती हैं, तो कभी फुटबॉल किक करने के दौरान अक्सर पैरों में मोच आ जाती है। कैच लपकने में हम जमीन पर गिर जाते हैं, तो बॉल तक पहुंचने की प्रक्रिया के दौरान अक्सर खिलाड़ी आपस में टकरा जाते हैं। जिस खिलाड़ी की हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर होती हैं, उसे मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। स्पोर्ट्स मेडिसिन यानी खेल चिकित्सा का सही ज्ञान खिलाड़ियों को चोट से बचाने में बेहद कारगर होता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स मेडिसिन से चोटिल खिलाड़ी को सही उपचार देने में भी सहायता मिलती है। स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंतर्गत रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया भी शामिल है। चोट लगने का समय निश्चित नहीं होता। ऐसे में कभी-कभी खिलाड़ी प्रैक्टिस सेशन और वार्म अप सेशन के दौरान भी चोटिल हो जाते हैं। पिछले कुछ दशकों से खेल और उससे जुड़ी गतिविधियों की ओर लोगों का तेजी से झुकाव हुआ है। आज बच्चों से लेकर उम्र दराज लोगों को भी खेलों से जुड़ा हुआ देखा जा सकता है। आज सभी लोग फिटनेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके खुद को फिट रखने की कोशिश करते हैं। इसी कारण चोटों की तादाद भी काफी बढ़ गई है। एथलेटिक एक्टिविटीज के अनुरूप खेल की चोटें विभिन्न प्रकार की होती हैं। इसमें खिलाड़ी की शारीरिक क्षमता, उम्र और लिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इंजरी यानी चोट को हमें एक ऐसी खेल से जुड़ी घटना के रूप में देखना चाहिए जो कि खिलाड़ी को खेल और अभ्यास से दूर रखती है और जिसके हो जाने पर मेडिकल अटेंशन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। खेल में लगने वाली चोटों में 1/4 चोटें सिर और गर्दन में लगती हैं। 36% चोटें अपर एक्सट्रीमिटी यानी कमर से ऊपर के भाग में और 33% चोटें लोअर एक्सट्रीमिटी यानी कमर से निचले भाग में होती हैं। देखिए, टर्फ के आने से बेसिक रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, फिजिकल फिटनेस की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। उससे मैं समझता हूँ कि इंजरी के चांसेस हमारे कंपेयर टू फॉरनर्स ज़्यादा इसलिए हैं कि हम अपनी जो राइट टाइप ऑफ डेवलपमेंट है, राइट टाइप ऑफ ट्रेनिंग है, उसको फॉलो अप नहीं कर पाते हैं। तो मेरे ख्याल से इसलिए हमारी इंजरी ज़्यादा है और लोडिंग भी समटाइम कई बार टूर्नामेंट्स इतने आ गए हैं कि हम यही नहीं एनालाइज कर पाते कब हमने रेस्ट करना है, कौन सा हमारा एक्टिव टाइम है, कौन सा कंपटीशन टाइम है। तो हम सभी को एक ही डायरेक्शन में ट्रेनिंग करते हैं। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और अगर हम डेवलप कर लें अपने बारे में, अपने बॉडी की रिएक्शन के बारे में, तो इंजरीज के चांसेस कम होता है, लेकिन टफ पे इंजरी के चांसेस बढ़ गए। फुटबॉल की ज़्यादातर इंजरीज लोअर एक्सट्रीमिटी की होती है। हैमस्ट्रिंग, नी जर्क, काफ मसल पुल, एंकल ट्विस्ट, ग्रोइन इंजरी, एडक्टस इंजरी आमतौर पे ये होती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको इन मसल्स का स्ट्रांग बनाना बहुत ज़रूरी है। ये ऑफ सीजन में इसका बड़ा काम आता है। आप हैमस्ट्रिंग स्ट्रांग बनाने की एक्सरसाइजेस हैं, वेट के साथ भी हैं, बगैर वेट के भी हैं। इससे क्वाड्रिसेप्स मसल का है, काफ मसल है और ग्रोइन एक्सरसाइजेस हैं। अगर ये स्ट्रांग हो जाए तो ये इंजरीज ज़्यादा नहीं होती। ऊपर की बॉडी की होती है इंजरी, लेकिन बहुत उसमें ये होता है कि आपको किसी ने धक्का दे दिया, हाथ टूट जाए या किसी का जो है आपकी एल्बो लग जाए आपको। लेकिन आमतौर पे इनमें जर्क्स वगैरह नहीं आते। नी जर्क बहुत, देखिए जो इंजरीज ज़्यादा टाइम लेती हैं वो नी जर्क है, हैमस्ट्रिंग पुल है,
ग्रोइन इंजरी बहुत टाइम लेती है, ये बड़ी ख़तरनाक इंजरीज होती है, तो इसको अवॉइड करने के लिए ऑफ सीजन ट्रेनिंग में इन मसल्स को स्ट्रांग करना चाहिए। अगर ये इंजरीज हो जाती है तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेस्ट दिया जाए। स्पोर्ट्स मेडिसिन यानी खेल चिकित्सा चिकित्सा विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो खिलाड़ियों को चोट से बचाने में सहायक होती है और चोटिल खिलाड़ी को सही उपचार देने में। स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंतर्गत चोट से बचाव और चोट लगने पर रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया तक आती है। स्पोर्ट्स इंजरीज यानी खेल में लगने वाली चोटों को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। स्केलेटन यानी हड्डियों में लगने वाली चोटें, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज यानी कोमल ऊतकों में लगने वाली चोटें, और ओवरयूज सिंड्रोम यानी किसी विशेष अंग का अधिक उपयोग करने से लगने वाली चोटें। स्केलेटन इंजरीज में फ्रैक्चर्स यानी हड्डियों का टूटना और बोन्स डिसलोकेशन यानी हड्डियों का अपनी जगह से हटना आते हैं। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में कंट्यूशन यानी गुमचोट, हेमरेज यानी रक्तस्राव, स्ट्रेन यानी तनाव और दबाव, स्प्रेन यानी मोच और नर्व इंजरी यानी नसों में लगने वाली चोटें आती हैं। जबकि ओवरयूज सिंड्रोम में ब्रूजेस यानी ऐसी चोट जिसमें त्वचा फटती नहीं बल्कि उसके नीचे के ऊतकों में रक्तवाहिनियों के फट जाने से त्वचा का रंग बदल जाता है, और टीनोसिनोवाइटिस यानी किसी मांस रज्जु की सूजन और ऑस्टियोचोंड्राइटिस यानी अस्थि अथवा उपास्थि की सूजन आती हैं। शरीर के विभिन्न हिस्सों में ये तीनों प्रकार की चोटें लग सकती हैं। आज हम लोअर एक्सट्रीमिटी की हिप और थाई इंजरीज के बारे में चर्चा करेंगे। हिप और थाई इंजरीज में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इलियक क्रेस्ट कंट्यूशन यानी हिप पॉइंटर से। हिप पॉइंटर पेल्विस बोन के ऊपर के भाग पर लगने वाली चोट होती है। इलियक क्रेस्ट पर जब डायरेक्ट ब्लो होता है तो आमतौर पर इसे देखा जा सकता है अधिक उभरे अग्रभाग पर या क्रेस्ट के पार्श्व भाग पर। कई बार हिप पॉइंटर हिप पैड्स को न पहनने या गलत तरीके से पहनने पर हो सकता है। हिप पॉइंटर के लक्षण हैं चोट की जगह पर सूजन होना, एथलीट द्वारा एब्डोमिनल यानी पेट के भाग के तनाव या दर्द को कम करने के लिए अपनी सामान्य अवस्था को थोड़ा सा आगे बढ़ाना, क्वाड्रिसेप कंट्यूशन ये क्वाड्रिसेप मसल्स यानी जांघ की मांसपेशियों में स्वेलिंग यानी सूजन के कारण होती हैं। ये आमतौर पर तब लगती है जब क्वाड्रिसेप मसल्स पर कोई सीधी चोट लगती है यानी डायरेक्ट ब्लो होता है। क्वाड्रिसेप कंट्यूशन की आसान सी पहचान है चोट वाली जगह पर पॉइंट टेंडर यानी सूजन होना, एथलीट द्वारा सीमित मोशन करना क्योंकि उसे नी फ्लेक्शन के दौरान दर्द की समस्या का सामना करना पड़ रहा हो। हिप और थाई इंजरीज में आमतौर पर लगने वाली एक प्रमुख चोट है ट्रोचेंट्रिक ब्रूसिटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ बुर्सा, जो फीमर यानी जांघ की हड्डी के ऊपरी सिरे में सूजन से होती है। आइए जानते हैं कि यह चोट कैसे लगती है। हिप के पिछले भाग यानी लेटरल हिप पर डायरेक्ट ब्लो होने पर यानी सीधी चोट लगने पर, साथ ही हिप की सामान्य अवस्था यानी हिप फ्लेक्शन और हिप के फैलाव यानी हिप एक्सटेंशन को अत्यधिक मोशन देने पर भी यह ट्रोचेंट्रिक ब्रूसिटिस हो सकती है। इसके लक्षण हैं पॉइंट टेंडर जिसमें कुछ बुरसा बड़े और पैल्पेबल यानी मवाद वाले भी होते हैं। एथलीट या खिलाड़ी को सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होती है और हिप एक्सटेंशन और फ्लेक्शन में समस्या होती है। उपचार, हिप और थाई इंजरी होने पर खिलाड़ी को मैदान पर उपलब्ध चिकित्सक से प्राथमिक उपचार के लिए संपर्क करना चाहिए। साइडलाइन पे लाने से पहले या बिल्कुल फील्ड के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ है वो उसका एक छोटा सा असेसमेंट है कि असेसमेंट में ये देखा जाता है कि इंजरी कितनी, उसकी सिवियरिटी कितनी है, किस तरह की इंजरी है, किस तरह का अभी उसकी कंडीशन है, कितनी जल्दी उसको स्वेलिंग आ गई है, कौन सा पार्ट उसका इंजर्ड है और कितनी मूवमेंट उसमें प्रेजेंट है, अब नॉर्मल मूवमेंट कितना है, कोई हड्डी को तो नहीं लगा है।
एक बार ये चीज़ छोटे से असेसमेंट के अंदर लेने के बाद में उसको जब साइडलाइन पे लाते हैं तो पहला तो यही रहता है कि उसका जो रेस्ट उस पार्ट को जो आइस है या कंप्रेशन है ये चीज़ उसको दिया जाए, और अगर कुछ केसेस के जैसे क्रैम्प्स वगैरह होते हैं तो स्ट्रेच करने से ही आराम आ जाता है। यहाँ चिकित्सक के लिए आवश्यक है कि वो खिलाड़ी की चोट की गंभीरता की जांच करे और ब्लीडिंग होने पर उसे फर्स्ट एड देकर उपचार करे और आवश्यक होने पर उसे अस्पताल भेजे। ब्लीडिंग न होने या गंभीर चोट न होने की स्थिति में खिलाड़ी को प्राइस यानी प्रोटेक्ट, राइस, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन की प्रक्रिया से होकर गुजरना होता है। यह इंजरी के मैनेजमेंट की प्रक्रिया होती है जो चोट लगने की स्थिति में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। हर खिलाड़ी को निश्चित तौर पर चोटिल होने की अवस्था में इस मैनेजमेंट को अपनाना चाहिए। फर्स्ट एड ऑल्सो, अगर ब्लीडिंग इंजरी है, नॉन ब्लीडिंग कोई भी इंजरी ऐसा है, एक में तो खून बाहर आता है, दूसरा खून नहीं आता, स्वेलिंग वगैरह होगा, तो अगर खून नहीं आता, स्वेलिंग वगैरह, तो फर्स्ट एड आइस का, नॉर्मली फर्स्ट एड इन स्पोर्ट्स इंजरीज आइस, ICE हम बोलते हैं, डॉक्टर्स नॉर्मली कॉल इट ICE is the first aid, or you can even call RIC, RICE. R stand for rest, I for ice, C for compression, E for elevation. That's the first aid. जहाँ चोट है और खून बाहर नहीं आता तो उसी टाइम पर आप बर्फ़ लगा सकते हैं। एंड देन अगर जॉइंट होगा, कोई मसल होगा, उधर क्रेप बैंडेज भी लगा सकते हैं, और लिम्ब को, अगर लोअर लिम्ब, उसको उठा के ऊपर रख सकते हैं। दैट्स द आइस थेरेपी। इस प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा से खिलाड़ियों को काफी लाभ मिलता है, मगर गंभीर चोट लगने पर या खुला घाव हो जाने पर दूसरी प्रकार से चिकित्सा की जाती है। एंड देन अगर ब्लीडिंग इंजरी होगा, देन यू हैव टू स्टॉप ब्लीडिंग, प्रेशर से ब्लीडिंग स्टॉप करो। देन डिपेंडिंग ऑन योर सील इट, अगर इंजरी छोटा है सील कर सकते हैं, नहीं तो फिर सिलाई करना पड़ता है। किसी भी खेल में खिलाड़ी या एथलीट के लिए सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है जब उसकी कोई बोन में फ्रैक्चर हो जाता है, यानी उसकी हड्डी टूट जाती है। एवल्जन फ्रैक्चर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे हिप और थाई बोन्स में होने वाले एवल्जन फ्रैक्चर्स की, जिनमें हड्डी टूटकर अलग हो जाती है। ये आमतौर पर अवयस्क खिलाड़ियों में होते हैं क्योंकि उनकी उम्र के दौरान हड्डियों से ज्यादा ग्रोथ मसल्स यानी मांसपेशियों की होती है। एवल्शन फ्रैक्चर्स निम्न प्रकार के होते हैं। इलियक क्रेस्ट एवल्शन। इलियक क्रेस्ट के भीतर के भाग पर यह आमतौर पर होता है, जिसमें भीतरी और बाहरी तिरछा पेट का भाग भी शामिल होता है। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। एक्यूट फ्रैक्चर्स यानी जोर से हड्डी का टूटना। यह आमतौर पर धावकों यानी रनर्स, स्प्रिंटर्स और हर्डलर्स में होती हैं। एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, इसे स्प्रिंटर्स फ्रैक्चर्स के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यह फुटबॉलर्स में किकिंग के दौरान भी होता है। यह ऐसी अवस्था में होता है जब हिप हाइपर एक्सटेंडेड अर्थात अत्यधिक खिंचाव में हो और नी यानी घुटना फ्लेक्स्ड हो। लेसर ट्रोचेंटर एवल्शन, ये स्प्रिंटर्स, जंपर्स और किकिंग एथलीट्स में आमतौर पर देखा जाता है। फीमरल स्ट्रेस फ्रैक्चर्स। तेजी से बार बार एक समान किए जाने वाले मूवमेंट्स जैसे जॉगिंग के दौरान स्ट्रेस पड़ने पर फीमर हड्डी के टूटने से फीमरल स्ट्रेस फ्रैक्चर्स होते हैं। स्प्रेन यानी मोच आना। जब कभी दौड़ते समय या चलते समय जोड़ के लिगामेंट्स और तंतु खिंच जाते हैं या टूट जाते हैं तो उसे मोच या स्प्रेन कहा जाता है। तेजी से भागने दौड़ने वाले खेलों जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, खो खो और टेनिस में आमतौर पर स्प्रेन होने की संभावनाएं बनी रहती हैं, क्योंकि खेल के दौरान या खेल के अभ्यास के दौरान खिलाड़ी अत्यधिक भाग दौड़ करते हैं। लिगामेंट रप्चर।
जब अभ्यास या खेल के दौरान हड्डियों को जोड़ने वाले तंतु लिगामेंट्स टूट या खिंच जाते हैं तो उसे लिगामेंट रप्चर कहते हैं। ये क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, रेसलिंग या ऐसे ही किसी अन्य शारीरिक रूप से खेले जाने वाले खेल में आसानी से हो सकते हैं। क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स, एडक्टर्स और हिप फ्लेक्सर्स पर आमतौर पर यह स्ट्रेन होते हैं। स्ट्रेन्स एक्सप्लोसिव बैलास्टिक मूवमेंट्स यानी एकदम भागने वाली मूवमेंट्स या ओवर स्ट्रेचिंग के कारण होते हैं। शारीरिक रूप से भाग लेने वाले किसी भी खेल में स्ट्रेन होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। ब्रूजेस, जब खिलाड़ियों को खेलते समय यदि कहीं पर नीला पड़ जाता है या वो जगह छिल जाती है तो इसे ब्रूजेस कहते हैं। इसके मुख्य रूप से दो कारण होते हैं। पहला, क्रिकेट, हॉकी या फुटबॉल जैसे किसी खेल में बॉल का जोर से लगना, और दूसरा, आपस में खेलते हुए खिलाड़ियों का टकरा जाना। इसके अलावा भी जब कोई खिलाड़ी बिना किसी धार वाली या नोक वाली चीज से टकरा जाते हैं तो भी ब्रूजेस होने का खतरा बना रहता है। ओवर यूज इंजरी, जब कोई खिलाड़ी अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक खेलता है या प्रैक्टिस करता है या शरीर पर अत्यधिक लोड डालता है तो उसे ओवर यूज इंजरी होने का खतरा बना रहता है। हिप डिसलोकेशन, हिप की फ्लेक्सिबिलिटी 90 डिग्रीज तक होती है। जब जोर देकर कोई प्लेयर इसे बढ़ाने का प्रयास करता है तो जांघ की हड्डी फीमर अपनी जगह से हट जाती है। इसे हिप डिसलोकेशन कहते हैं। इसके कारण दर्द होने लगता है और फंक्शनिंग रुक जाती है। रिहैबिलिटेशन के लिए तो देखिए कुछ जो छोटी इंजरीज हैं वो 2-3 महीने ले लेती हैं, और बड़ी इंजरीज जैसे आपका लिगामेंट का ऑपरेशन है या किसी चीज़ का ऑपरेशन है उसमें एटलीस्ट आपको 1 साल पूरा लग जाता है आपको वापस आने के लिए। अच्छा, ऑपरेशन तो आपका सभी लोग करा लेते हैं। ऑपरेशन के बाद जो आपका फिजियो का वो है पार्ट है रिहैबिलिटेशन का, जहाँ पर एक्सरसाइजेज स्टार्ट होती हैं, उस एक्सरसाइजेस के लिए आपको मतलब परफेक्ट फिजियो अगर नहीं है तो आपका बड़े से बड़ा डॉक्टर ऑपरेट करके आप किसी से भी करा लें, पर उसको जब तक अच्छा फिजियो नहीं उसको आपको एक्सरसाइज कराएगा तब तक वो इंजरीज काफ़ी लंबा टाइम ले जाती हैं और वो ख़राब हो जाती हैं आगे जाके। डिपेंड ऑन व्हाट टाइप ऑफ इंजरी यू आर सफर्ड। अगर छोटा मोटा इंजरी है सो लाइक सीलिंग ऐसा कट हो गया, सील कर दिया, आफ्टर अ वीक और सो ही शुड बी बैक। और इंजरीज लाइक बैक इंजरीज, नी इंजरीज, बट नी इंजरीज और बैक इंजरीज में अगर आप सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगा आपको तो उसका रिहेबिलिटेशन लंबा चौड़ा होगा। कम से कम अगर सर्जरी अबाउट 6 months। Nowadays surgery is also much advanced, like arthroscopy surgery for the knee, shoulder वगैरह। इसके लिए ऑपरेशन के बाद आपको कम से कम 6 महीना कॉम्पिटिशन से जरूर रहना चाहिए। ट्रेनिंग after 3 months you may be able to come back to training slowly, but normally we say it takes about 6 महीना कम से कम दूसरा कॉम्पिटिशन के लिए। हाउ टू अवॉइड, चोट से कैसे बचें? यदि खिलाड़ी अभ्यास करते समय या खेल के दौरान थोड़ा सा ध्यान रखें तो वो खुद को चोटों से बचा सकते हैं। चोटों से बचने के लिए यह सबसे आवश्यक है कि खिलाड़ी को खेल से संबंधित सभी प्रकार के नियमों यानी रूल्स की पूरी और सही जानकारी हो। खिलाड़ियों ने सुरक्षा के लिए आवश्यक सभी प्रोटेक्टिव गियर्स यानी सुरक्षा उपकरण पहने हुए हों। खिलाड़ी ने सही ड्रेस पहनी हो। खेल में भाग लेने से पूर्व खिलाड़ी को शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होना भी आवश्यक है। खिलाड़ियों के लिए यह भी अनिवार्य है कि वे अच्छी और पोषक खुराक लें। खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग का पूरा ध्यान दिया हो और उनकी टैक्टिस भी अच्छी हो। खिलाड़ी का खेल के लिए मानसिक रूप से भी तैयार होना आवश्यक होता है। इन बातों पर ध्यान करके किसी भी खेल में किसी भी खिलाड़ी को चोट लगने की उम्मीद काफी हद तक घट जाती है। खेल के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाने या चोट लगने पर खिलाड़ी को ग्राउंड पर मौजूद चिकित्सक से तुरंत फर्स्ट एड के लिए संपर्क करना चाहिए, जहां राइस की प्रक्रिया के तहत उसका इलाज किया जा सकता है। यदि चोट गंभीर है तो प्राथमिक उपचार के तुरंत बाद
प्लेयर को इमरजेंसी सर्विसेज का उपयोग करके अस्पताल में संपर्क करना चाहिए, जहां उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके। खिलाड़ी को ट्रीटमेंट के बाद रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया से होकर गुजरना चाहिए और धीरे धीरे प्रैक्टिस या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जिसके लिए चिकित्सक की अनुमति लेना भी आवश्यक है। बिना प्रॉपर रिहैबिलिटेशन के जब कोई खिलाड़ी खेलने लगता है तो उसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। If you are in sports, you are prone to injuries, but that should not discourage anybody from coming to sports, because injuries are part of sports, but it can be minimized to a great extent, provided first of all you should know the rules of the particular game you have, because once you know the rules, you can save so much of energy. For example, take the case of football. If you know dribbling, you are good in dribbler or in dodging, you can escape even if the other man wants to commit a foul. If a skill is good, you can avoid the injury. So technical aspect comes first. You should be fully skillful in that game, and then you should know what type of injuries can happen. Then according to that, there are protective equipments available. Some are compulsory, some are optional. Or compulsory you have to wear. Take the case of cricket. And you know shin guard is compulsory, shin pad is compulsory, and gloves is compulsory. For example, headgear is not compulsory in cricket, but there are cricketers who say no, whether compulsory I will use it. You know the case of, we all know the case of Raman Lamba, who died in Bangladesh, our ex-cricketer who was silly mid-on, he was fielding, and a ball hit him on his head, and after 2 days in the hospital he died of a serious head injury. Had he been wearing a helmet, now there are a lot of people who close in fielders, they wear helmet. Had he been wearing a helmet, probably this would not have happened, because helmet was not compulsory, so he was not forced to wear it. So it's optional also, you must make maximum use of protective equipment. Then you should be careful about the fitness. We always say people who are optimum fit, there are less chance of injuries. If you are unfit, the chance of injuries are more. Then your techniques, your coach teaches you the techniques and learn the techniques properly. For example, a thrower, javelin thrower, if this technique is faulty, you can get elbow injuries and shoulder injuries. Tennis, if your technique of service is faulty, you can land up with shoulder and back injuries. It's not because of anything, because of wrong technique. So that's where the coach comes in. The other is the trainer comes in. Trainer is supposed to help you to develop ability like speed, strength, endurance. And he has to chalk out the training in such a way there is no overloading and enough recovery methods. So if he is good in his job, his what of the training getting these injuries are much less. Then diet, nutrition. And there's no magic diet, but you have to see that you eat well and also take enough fluids. And eating well means that whatever you are supposed to take for every sport doesn't have a similar type of diet. I'm not talking about supplements, the quantity which you require. An archery or a shooter, sports person or a shooter, he doesn't need a quantity of diet compared to a boxer of 100 kilograms, heavy weight. So depending on your sport, depending on your body weight, you have to take that much of food and a lot of fluids, because heat injuries, heat stroke and all part of injuries, if they're fluid deficiency, you don't take enough of water or other fluids, you can go into heat injury or heat stroke and suffer. So they have to be warned against that. Then the other part is, main part is nowadays, the big menace is doping, drug abuse in sports. And they should be very well educated that if you want to do well in sports, you take training methods to that extent, injury minimization and prevention, but not shortcut like drugs to get into the podium, for a winner's podium. Because drugs have got serious side effects. And moreover, if you're caught, the punishment of 2 years good enough to finish your career. आज सभी खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ नियमों के आधार पर बेहतर और साफ सुथरा खेल खेलना चाहिए और किसी भी प्रकार की चोट लगने पर या खेल पूर्व अथवा खेल के दौरान स्पोर्ट्स मेडिसिन का सहारा लेना चाहिए ताकि उनका जीवन रहे सुरक्षित और खेल हो बेहतर और उचित।